Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all on this platform Triple S. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद सक्सेशन को हमने देखा। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि हमें ये जानना है, हमें ये मालूम करना है कि एक इकोसिस्टम की कितनी पोटेंशियलिटी है, एक इकोसिस्टम में कितना पोटेंशियल है कि ये कितना ड्राई ऑर्गेनिक मैटर बायोमास प्रोड्यूस कर सकता है। बायोमास कितना प्रोड्यूस करेगा एक इकोसिस्टम, उसे हम बोलेंगे व्हाट, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक इकोसिस्टम में आपको पता है ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड उनका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि जितना ड्राई ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स और यूनिट एरिया ऑफ लैंड इन यूनिट टाइम, कितना ये ड्राई ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे आप एक दिन की बात करो ये भी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होगी, या आप एक ईयर की बात करो ये भी क्या होगी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आवर फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज कि कितना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दिन में और यूनिट एरिया ऑफ लैंड। दोनों फैक्टर्स, चाहे आप बायोटिक कंपोनेंट्स ले चाहे आप एबायोटिक कंपोनेंट्स ले, इस इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को दोनों फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दैट इज इट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। कैसे? देखिए, अगर हम देखेंगे एक फॉरेस्ट में जो ड्राई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, उसको एक तो अगर हम अबायोटिक फैक्टर्स की बात करें लाइक सॉइल, ये ड्राई ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है विद टाइम डिके होके, डिकम्पोज होके ये सबस्ट्रेटम बन जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये पाइल अप नहीं हो पा रहा है। जितना भी ये ड्राई ऑर्गेनिक मैटर है मोस्टली इसको सबस्ट्रेटम की फॉर्म में सॉइल यूटिलाइज करती हैं एंड ये ह्यूमस कंटेंट बन जाता है सॉइल का। तो इसको रेगुलेट करने के लिए अबायोटिक फैक्टर्स भी हैं एंड अगर हम बायोटिक फैक्टर्स देखेंगे तो कैसे ये रेगुलेट करते हैं इस ड्राई ऑर्गेनिक मैटर को। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी किसी डेड बॉडी की बात करें, कोई जानवर मर गया है उसके बॉडी की बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स आते हैं जो इसकी बॉडी को पूरी तरह से डेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिके करते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी ह्यूज बॉडी थी इसको किसने कंट्रोल किया, इसको पाइल अप होने से किसने इसको बचाया, इस डेड एंड ड्राई ऑर्गेनिक मैटर को इस बायोटिक फैक्टर ने। यही बात है कि दोनों फैक्टर्स, चाहे आप बायोटिक ले चाहे आप एबायोटिक ले, दोनों ही ड्राई ऑर्गेनिक मैटर को कंट्रोल करते हैं कि ये कंपाइल ना हो जाए, ये बढ़ ना जाए एक इकोसिस्टम में। इसको रेगुलेट करते हैं दोनों फैक्टर्स। अब इसको क्लासिफाई कर सकते हैं आप फर्दर, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि अगर हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम लें या अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम लें, दोनों इकोसिस्टम्स में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं सन की सोलर एनर्जी एंड इसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। एंड अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की सूरत में ये स्टोर होता है इन ग्रीन प्लांट्स में, यानी कि दैट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, कितना सोलर एनर्जी का अमाउंट कन्वर्ट होता है एक केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ फूड, दैट इज स्टार्च। कितना स्टोर होता है, कितना इसको सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दीज ऑटोट्रॉफ्स ओवर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये ऑटोट्रॉफ्स कितना सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि स्टोर होता है एज फूड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। उसके बाद आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जब ऑटोट्रॉफ्स ने ये
प्रोडक्टिविटी बना ली, ये फूड स्टोर कर लिया स्टार्च के सूरत में। अब कितना अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू कितना ये लूज करते हैं, कितना ये लॉस होता है इनमें, राइट। दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम जीडीपी को लेंगे, जीडीपी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जीडीपी क्या है? फाइनल आउटकम होता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपके बॉर्डर में विद इन ए टेरिटरी कितना प्रोड्यूस होता है, दिस इज जीडीपी। एंड व्हाट इज एनडीपी? एनडीपी इज आफ्टर वियर एंड टीयर, डेप्रिसिएशन के बाद कितना रह जाता है, दिस इज एनडीपी। यहाँ पे ऐसे ही आप मान के चले कि कितना इन ऑटोट्रॉफिस के मेटाबॉलिक प्रोसेस में कितना एनर्जी यूटिलाइज होता है, एंड जो रह जाता है, जो बच जाता है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं विद एनडीपी, दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि आप यह मान के चलेंगे कि जो अब प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जो अब हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स के लिए कितनी एनर्जी रह जाती है, आप लमसम मान के चलें, दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मेनली हर्बीवोर्स जो होते हैं, कितना एनर्जी वो ऑब्टेन करते हैं इन ऑटोट्रॉफिस से, या दैट इज हेटेरोट्रॉफिस कितना एनर्जी डिराइव कर सकते हैं ऑटोट्रॉफिस से और यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, दिस इज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, दिस सेकेंड वन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। It can never be less than gross secondary productivity. Why? Because ये फूड हासिल करने के लिए, न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, ये जो हर्बीवोर्स है इनको, फॉर एग्जांपल अगर किसी फॉरेस्ट की बात करें, अगर हम किसी ग्रासलैंड को लेंगे, सपोज कोई ग्रासलैंड है, वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस है, राइट, एंड इन ग्रासेस में स्टोर्ड है क्या? फूड, न्यूट्रिशन, किसके लिए? हर्बीवोर के लिए। सपोज इस हर्बीवोर को किसी और इकोसिस्टम से इसको चल के आना पड़ा, इसको सपोज 50 किलोमीटर्स पार करने पड़े, नदियाँ पार करनी पड़ी, इसको रेगिस्तान पार, डेजर्ट्स पार करने पड़े, पास करने पड़े, एंड फिर ये अल्टीमेटली पहुंच जाता है इस वाले इकोसिस्टम में जहां से ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है। तो कुछ तो एनर्जी लगी होगी, कुछ तो एनर्जी यूटिलाइज हुई होगी पहले, उसको हम मानो कि माइनस कर लो, उतना बच जाता है, क्या है? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दैट इज ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन दिस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है क्या है? सेम वे में जितना रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अपना न्यूट्रिशन हासिल करने के बाद थ्रू रेस्पिरेशन जितना एनर्जी यूटिलाइज होता है रेस्पिरेशन में, उसको आप माइनस करें किस में से? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। दिस इज नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई होप आपको ये प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ स्पीसीज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट वन इज कीस्टोन स्पीसीज। व्हाट आर दीज कीस्टोन स्पीसीज? फर्स्टली रॉबर्ट पेन थे जो रॉकी माउंटेन्स के आसपास कुछ खोज कर रहे थे, कई स्पीसीज को ये खोज कर रहे थे, उनका सर्वे कर रहे थे रॉकी माउंटेन्स के आसपास, एंड उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसी स्पीसीज थी, एक अगर हम फूड चेन लेंगे तो कुछ ऐसी स्पीसीज एक फूड चेन में बन रही थी कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी, वो रेगुलेट करती थी बाकी सारी जितनी भी ट्रॉपिक लेवल्स आती थी उनको रेगुलेट करने के लिए ये स्पीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, एंड इसको नाम दिया गया व्हाट? कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट पेन, राइट। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? ये वो स्पीसीज है जो एक इकोसिस्टम में, जो एक फूड चेन में बाकी सारी जितनी भी ट्रॉपिक लेवल्स है, जितनी भी पॉपुलेशंस एक इकोसिस्टम में होती है,
उनके ऊपर इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है इन स्पीसीज़ का बाकी स्पीसीज़ के ऊपर एक इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप प्रेडेटर्स लेंगे, इसमें आते हैं कीस्टोन स्पीसीज में जनरली सारे जो टॉप प्रेडेटर्स है लाइक क्रोकोडाइल, लाइक टाइगर। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखेंगे दिस टाइगर, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेस्ट लेंगे, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रासेस होती हैं। ग्रासेस को, इन ट्रीज को, श्रब्स को कौन खा जाते हैं? हर्बीवोर्स इसको यूटिलाइज करते हैं एंड उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी एंड लास्ट में जो टॉप कॉर्निवोर है इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में दैट इज टाइगर या लायन, इसको आप बोलते हैं। ये टाइगर क्या करता है, अगर फर्स्ट वन, अगर आप मान के चलें जितनी भी ये ट्रॉपिक लेवल्स आई, 4-5 ट्रॉपिक लेवल्स जितनी भी आई, एंड में कौन आया टॉप प्रेडेटर पे? टाइगर। देखिए इन सब की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए दिस टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा, अगर हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे एक इकोसिस्टम में, तो वो वहाँ पर क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी, अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाएगी एंड ये फूड चेन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर हम देखेंगे इनको रेगुलेट कौन करता है? टॉप प्रेडेटर्स इनको रेगुलेट करते हैं, इनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट कर लेते हैं एंड दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज कीस्टोन स्पीशीज, यानी कि इनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहता है एक इकोसिस्टम में, चाहे आप पॉन्ड इकोसिस्टम में, चाहे आप लेक्स में क्रोकोडाइल देखें, टाइगर देखें, एलिफेंट देखें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, तो दीज टॉप प्रेडेटर्स आर कंसिडर्ड एज कीस्टोन स्पीसीज। एंड अगर हम पॉलिनेटर्स भी इसमें देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, वहाँ पे फूड का प्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन किन के थ्रू होता है? पॉलिनेटर्स के थ्रू। दिस पॉलिनेटर्स आर आल्सो कीस्टोन स्पीसीज, दे हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ओवर द इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम पे इनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहता है। दिस पॉलिनेटर्स आर आल्सो रिगार्डेड एज कीस्टोन स्पीसीज, ये भी कीस्टोन स्पीसीज है। अगर हम एक इकोसिस्टम में अगर ये कीस्टोन स्पीसीज लॉस्ट हो जाएं, ये डेड हो जाएं, ये ख़त्म हो जाए, इससे क्या होगा, जो सारी ये इकोसिस्टम में जितनी भी ये ट्रॉपिक लेवल्स बन रही थी वो भी क्या होंगी, अल्टीमेटली उनका भी डिग्रेडेशन हो जाएगा, वो भी डेड हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम हर्बीवोर्स को देखेंगे, हर्बीवोर्स को कौन रेगुलेट करता है? दिस टॉप प्रेडेटर, दिस टाइगर। एंड अगर हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे, ग्रासेस बहुत ही कम होंगी, तो हर्बीवोर्स क्या करेंगे, हर्बीवोर्स ज़्यादा मतलब कम टाइम पे ये सारा यूटिलाइज होता जाएगा एंड कम स्पीसीज के लिए बच जाएगा ये ग्रासेस एंड अल्टीमेटली क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, ग्रास की शॉर्टेज हो जाएगी, हर्बीवोर्स के लिए ये भी, इनकी भी डेथ हो जाएगी। दैट इज़ कीस्टोन स्पीसीज के बगैर एक इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा है फ्लैगशिप स्पीसीज। देखिए कुछ ऐसे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं या मूवमेंट्स होती हैं, किसके लिए? एक इकोसिस्टम को बचाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोग्राम लिए जाते हैं। पीपल, जो लोग होते हैं इन एनवायरनमेंट के आसपास, एक इकोसिस्टम के आसपास जितनी भी कम्युनिटीज़ होती है, उनको अवेयर करने के लिए कई बार एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या कई मूवमेंट्स चलाई जाती हैं। लाइक आपने सुना होगा लाइक चिपको मूवमेंट, व्हाट वाज इट? इट वाज एन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जहाँ पे आपने सुना होगा कि पेड़ जो थे उनको हग करके उनको बचा लिया गया कटने से। और कॉन्फ्रेंसेस कहीं पे होती है, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक मैस्कॉट सिलेक्ट किया जाता है, एक स्पीसी ऐसी सिलेक्ट की जाती है जो इस एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस के, इस मोमेंट की, इस कॉन्फ्रेंस की बेस बन जाती है। इसको मैस्कॉट क्यों रखा जाता है? मैस्कॉट इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो ये स्पीसी होती है जिसको हम चूज़ करते हैं, ये या तो वल्नरेबल होगी, इसको कंजर्व करने के लिए इसको मैस्कॉट रखा जाता है। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोग्राम में इसको मैस्कॉट इसीलिए रखा जाता है, या तो अट्रैक्टिवनेस या डिस्ट्रक्टिवनेस, यानी कि ये इसी पर्टिकुलर
एरिया में जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे ये प्रोग्राम है, जहाँ पे ये मूवमेंट चल रही है, इसी पर्टिकुलर रीजन में ये रेस्ट्रिक्ट होगा इसकी पॉपुलेशन एक स्पीसी की, उसको मैस्कॉट रखा जाता है। दिस इज फ्लैगशिप स्पीसी एंड इन ऑर्डर टू अवेयर पीपल अबाउट देयर कंजर्वेशन इनको मैस्कॉट रखा जाता है। इन मैस्कॉट स्पीसीज को ही फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैगशिप स्पीसी। लाइक अगर हम कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, वहाँ पे जो बारहसिंगा है जिसकी 12 सींग होती हैं, इसको फ्लैगशिप स्पीसी रखा गया है इस पार्क के लिए, कान्हा नेशनल पार्क के लिए। उसके बाद आते हैं हम इंडिकेटर स्पीसी पर। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं? ये वो स्पीसी होती है जो कि अगर कोई भी एनवायरमेंटल चेंज हो जाए, जो आपको बाद में पढ़ना है, लेटर ऑन हम एनवायरमेंटल चेंजेस भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होती है, लाइक टेम्परेचर, सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या फ्लड्स आ जाते हैं, या कई वाटर बॉडीज़ पोल्यूट होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव मतलब ये जल्दी इमीडिएटली ये रिएक्ट करती है विद टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट उनको कंट्रोल कर ले। इसको मतलब जो इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं जल्दी ही, ये हाईली सेंसिटिव होती हैं, ये जल्द ही एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे ही होती है इमीडिएटली ये रिएक्शन करती है, ये रेस्पॉन्स देती है कि समथिंग इज हैपनिंग विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। लाइक इनको हम बायो इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें शो करते हैं कि सम टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है एनवायरनमेंट में, एक या कोई चेंज हो रही है एनवायरनमेंट में। दैट इज़ वाई बायो इंडिकेटर्स भी इनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इतना सा भी, अगर मान लो, अगर आपने यूट्रोफिकेशन सुना होगा, एक्सेस एनरिचमेंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। यूट्रोफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर 5% ही या 2% ही या 3% ही बढ़ जाती है, हो जाती है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इतना ही बढ़ जाता है, ये डेड हो जाती है। ये कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, ये इनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। या लाइकन्स आप मान के चलें, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये हमें शो करते हैं एयर क्वालिटी इन, ये हमें शो करते हैं दीज लाइकन्स एक इकोसिस्टम में क्या शो करते हैं? एयर क्वालिटी हमें शो करते हैं। इनको एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि सल्फर जो कि एक हाईली पोलूटेंट मटेरियल है, हाईली पोलूटेंट है, गैस है सल्फर। जैसे ही सल्फर की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, बढ़ जाती है एक एनवायरनमेंट में, ये लाइकन्स जल्दी ही इनको रेस्पॉन्ड करते हैं टू दिस चेंजिंग सिचुएशन, इनकी डेथ हो जाती है। दैट इज़ वाई दे एक्ट एज एयर क्वालिटी इंडिकेटर। एंड लास्ट में फाउंडेशन स्पीसीज। व्हाट आर दिस फाउंडेशन स्पीसीज? फाउंडेशन स्पीसी, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय पॉल के डायटन। पॉल के डायटन थे जिन्होंने ये कॉइन किया था ये टर्म फाउंडेशन स्पीसीज। विचले ये वो स्पीसीज है जो एक इकोसिस्टम की बुनियाद रखते हैं, बेस रखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकन्स, अगर हमने देखा था सक्सेशन में, हमने देखा था लाइकन्स बहुत ही ज़्यादा अहम रोल करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड अगर हम कोरल रीफस में देखेंगे, कोरल पॉलिपस, दीज आर व्हाट? फाउंडेशन स्पीसीज। दे ले द फाउंडेशन ऑफ दिस कोरल रीफ इकोसिस्टम। एंड नोट हियर इज व्हाट? सारी जो जितनी भी फाउंडेशन स्पीसीज है, फाउंडेशन स्पीसीज हमने देखा विच ले द फाउंडेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। सारी फाउंडेशन स्पीसीज क्या है? सारी फाउंडेशन स्पीसीज कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन स्पीसीज मतलब जिनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहता है एक इकोसिस्टम में, जहाँ से इकोसिस्टम की डेवलपमेंट होती है उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एक इकोसिस्टम के डेवलप होने में। दैट इज़ वाई फाउंडेशन स्पीसीज को, सारी जितनी फाउंडेशन स्पीसीज है वो क्या है? कीस्टोन स्पीसीज। उसके बाद हमें पढ़ना था यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा। एंड इसको अगर जितने भी
इंटरेस्टेड है इसको पढ़ने के लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, वो कमेंट में लिख दे, वो कमेंट्स में यस वी आर इंटरेस्टेड। तो हम इसको भी डील करेंगे, इसको भी देखेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, जिसमें हमें एयर पोल्यूशन देखना है, इसमें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी देखेंगे, वो हम सेपरेटली भी डिस्कस करने वाले थे बायोडाइवर्सिटी के बाद में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसको पढ़ने में तो आप कमेंट्स में लिखिए यस वी आर इंटरेस्टेड कि हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी पढ़ना है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी जैसे ही एंड होता है। तो आते हैं हम एक और नए सेक्शन में, नए एक कॉन्सेप्ट में, नए एक सेक्शन में हम आ रहे हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखेंगे क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हुए जो बायोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने बोला कि कितने जीन्स है टोटल में। जीन टर्म आपने सुना होगा। जीनस क्या होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, जो जीनस क्या होते हैं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कि एक जो पर्टिकुलर स्पीसी है इसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं जीनस, जिनमें होता है डीएनए, आरएनए, आपने सुना होगा बायोलॉजी में, दीज आर बायोलॉजिकल टर्म्स। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि कितने सारे जीन्स प्रेजेंट है या कितनी स्पीसीज है, जीन्स स्पीसीज एंड कितने इकोसिस्टम्स एक जियोग्राफिकल रीजन में है, इसको आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। यानी कि आप मान के चलेंगे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, ये सारे क्या है एक जियोग्राफिकल रीजन में हम जब देखेंगे कौन कौन स्पीसीज है प्लांट्स की, कितने सारे जीन्स है या कितने एनिमल्स हैं, कितने सारे स्पीसीज हैं या कितने सारे माइक्रोब्स हैं, एंड बाद में हम जब इस जियोग्राफिकल रीजन में कितने सारे इकोसिस्टम्स हैं, कितने पॉन्ड्स हैं, कितने फॉरेस्ट्स हैं, कितने ग्रासलैंड्स हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में आपको पढ़ना क्या है, अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में ही ओवरऑल अल्टीमेटली आपको पढ़ना है। नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि ये मैं बोल रहा था पहले भी कि कितने सारे नंबर्स हैं, नंबर कितना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स एंड दिस प्लांट्स का एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में, या कितनी सारी वेराइटीज़ है, कितनी सारी स्पीसीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक जियोग्राफिकल रीजन में, दिस इज बायोडाइवर्सिटी, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स वैरायटी, कितनी सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक इकोसिस्टम में, एक जियोग्राफिकल रीजन में, सॉरी, वो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, पहले हमने जीनस देखा कितने हैं, स्पीसीज, इकोसिस्टम, उसी के बेस पे 3 टाइप्स है इस बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट विल बी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी पहला हम पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी, दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। एक पर्टिकुलर स्पीसी में कितने जीन्स की डाइवर्सिटी है, यानी कि कितने जीन्स डिफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीसी में, दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बटरफ्लाइज को लेंगे, अगर हम बटरफ्लाइज की बात करेंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी बटरफ्लाइज, उनका साइज़ अलग अलग होता है, उनका जो कलर होता है, कलर के बेस पे आपने देखा होगा कलर बहुत डिफरेंट होता है, दिस इज ड्यू टू विच, ड्यू टू जीनस, ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ जीनस। हम इतने सारे एक ही स्पीसी के इतने सारे डिफरेंट वेरिएंट्स देख पाते हैं, दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जितना ज़्यादा एक स्पीसी में जीन्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एनिमल्स में, प्लांट्स में, उतना ज़्यादा पॉपुलेशन साइज होगा। यानी कि अगर स्पीसी में ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो पॉपुलेशन भी स्पीसी का क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड अगर कम होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी तो पॉपुलेशन साइज कम होगा, लेस होगा, राइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे है क्या, स्पीसीज का, यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर थे जिन्होंने स्पीसीज डाइवर्सिटी
का कॉन्सेप्ट दिया था। ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें क्या इससे क्या इम्प्लाई होता है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कितने स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है। दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज, इनका नंबर कितना होगा, 5 होंगे, 6 होंगे एक इकोसिस्टम में। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। फर्स्ट इज स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस इज व्हाट, एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज है, एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज है, दिस इज स्पीसीज रिचनेस। एंड नंबर 2 इज स्पीसीज अबंडेंस, एक पर्टिकुलर स्पीसी में कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस इज स्पीसीज अबंडेंस। एंड यही दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी होगी, एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज होंगी। दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने इस स्पीसीज डाइवर्सिटी को 3 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया। इसने अलग अलग 3 कॉन्सेप्ट्स दिए। फर्स्ट इज अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी इज जब हम कोई लोकल रीजन, लोकल हैबिटेट लेते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट लेते हैं, एक कोई साइट लेते हैं, पर्टिकुलर साइट लेते हैं, उसमें कितनी सारी स्पीसीज है, कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है एक लोकल इकोसिस्टम में, एक हैबिटेट में, पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी ज़्यादा स्पीसीज है, कितनी डिफरेंट स्पीसीज है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है इसमें, इसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। एक लोकल स्केल पे आप जब देखते हैं, दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी। एंड सेकेंड वन इज बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, जब हम बहुत सारे हैबिटेट्स को एक साथ हम एनालाइज करते हैं कि कितनी वेरिएशन है एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीसीज, कितनी स्पीसी डाइवर्सिटी है इनमें, दो वेरिएशन कितने, बहुत सारे जब हैबिटेट्स को हम एक साथ एनालाइज करते हैं कि किस टाइप की स्पीसीज डाइवर्सिटी है, दिस इज बीटा डाइवर्सिटी। एंड लास्ट में दिस इज गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी इज अल्फा डाइवर्सिटी प्लस बीटा डाइवर्सिटी, कि टोटल स्पीसी डाइवर्सिटी एक लैंडस्केप में, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, दिस इज व्हाट गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी इज इक्वल टू अल्फा डाइवर्सिटी प्लस बीटा डाइवर्सिटी। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा जैसे ही डेफिनेशन से पता चलता है, इकोसिस्टम्स भी आते हैं बायोडाइवर्सिटी में, कितने सारे इकोसिस्टम्स हैं, तो हम इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। व्हाट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमें ये दर्शाता है कि कितने सारे बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ या इकोसिस्टम्स हैं एक रीजन में, एक जियोग्राफिकल रीजन में। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमालयन रीजन लेंगे, एक जियोग्राफिकल रीजन है, अगर हम हिमालयन रीजन में देखेंगे कितने सारे बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ या इकोसिस्टम्स यहाँ प्रिवेल करते हैं हिमालयन इकोसिस्टम, जिस हिमालयन रीजन के आसपास, दिस इज़ व्हाट, यानी कि हम देखेंगे कितने सारे फॉरेस्ट्स हैं, कितनी इनमें डाइवर्सिटी है, कितने डेजर्ट्स है, कितने कोरल रीफ्स हैं, ये हमें क्या है, ये दिस इज़ व्हाट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, राइट। एंड एक टर्म रिलेट है डाइवर्सिटी के रिलेटेड, दिस इज सुपीसिएशन। सुपीसिएशन इज व्हाट? सुपीसिएशन फर्स्टली इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन ने इस पे काम किया था, चार्ल्स डार्विन ने ये दर्शाया था, डिस्कवर किया था। सुपीसिएशन इज जब नए कुछ स्पीसीज पैदा होंगी, क्रिएट होंगी, कैसे? या तो आप इनको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करेंगे तो नए स्पीसीज का जन्म होगा, वो भी हम देखेंगे कैसे होगा, या आप जियोग्राफिकल आइसोलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लीपर्ड्स है, हिमालयन रीजन में जो लीपर्ड्स है, इनको यहाँ से 2-4 को लेके, जिनमें आप मेल फीमेल 2-4 लेंगे लीपर्ड्स की, उनको आप किसी और नए रीजन में आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक नई वैरायटी पैदा होगी। कैसे? क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट, क्लाइमेट डिफरेंट होगा, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे एंड एक नई डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होगी, एक नई स्पीसी प्रोड्यूस होगी।
दिस इज द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइदर या तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है, या तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है जिसे हम एलोपैट्रिक आइसोलेशन बोलते हैं, या तो ये नॉन जियोग्राफिकल होगा, दिस इज सिम्पैट्रिक। एंड दिस सिम्पैट्रिक और नॉन जियोग्राफिकल speciation, this was coined by the sympatric was coined by Edward Bagnall Poulton in 1904। 1904 में इसको एडवर्ड बैगनॉल पोल्टन ने दिया था